2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस एक ऐसा फाइनेंशियल अर्थक्वेक जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया। It's those big corporate institutions that are most directly impacted by the bankruptcy. So what will happen to the assets that are left? Lehman Brothers, a 158-year-old firm, filed for bankruptcy. It is definitely a very, very difficult time, and it's not going to get better quickly. अमेरिका में 90 लाख से ज्यादा लोगों की जॉब्स चली गई, हाउसिंग प्राइसेस हाफ हो गए, लेमन ब्रदर्स जैसे बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स कोलैप्स हो गए। ये था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा रिसेशन। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम्स कोलैप्स हो रहे थे, इंडिया कंपैरेटिवली काफी स्टेबल था। हाँ, स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, रुपी गिर गया, जॉब्स भी गई, लेकिन कोई भी इंडियन बैंक कोलैप्स नहीं हुआ। आखिर इंडिया ने ये स्टॉर्म सर्वाइव कैसे किया? लेट्स अंडरस्टैंड द एंटायर स्टोरी। चैप्टर 1 इजी क्रेडिट एंड हाउसिंग बबल। क्राइसिस की शुरुआत हुई अमेरिका के हाउसिंग बबल से। 1998 से 2006 तक यूएस हाउसिंग प्राइसेस डबल हो गए। लेकिन क्यों? क्योंकि क्रेडिट चीप था, इंटरेस्ट रेट्स लो थे एंड बैंक्स एंड लेंडर्स को यही लगता था कि हाउसिंग प्राइसेस हमेशा ऊपर ही जाएंगे। अब इसी सोच ने रेकलेस बोरोइंग को मोटिवेट किया। हर तरह के बोरोअर्स, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक, इजीली लोन ले पा रहे थे। और जो सबसे डेंजरस थे वो थे सबप्राइम मॉर्गेजेस, मतलब लोन्स दिए गए उन बोरोअर्स को जिनका रीपेमेंट हिस्ट्री वीक था। सो ऑब्वियसली डिफॉल्ट का चांस हाई था, लेकिन बैंक्स को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन फर्क पड़ना चाहिए था। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर मैं इन स्टडी कार्ड जैसे कि प्राइम लोन से एक पिरामिड बनाऊं तो इजीली बन जाएगा, लेकिन अगर मैं इन बेंडी, टोन एंड फ्लिमजी कार्ड से यानी कि सबप्राइम मॉर्गेजेस से एक पिरामिड बनाने की कोशिश करूंगी तो वो ऑब्वियसली कोलैप्स हो जाएगा। चैप्टर 2 एमबीएस एंड सीडीओज, रिस्की रीपैकेजिंग। अब बैंक्स को फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने एक जुगाड़ निकाला था। बैंक्स इन रिस्की लोन्स को अपने पास रखने के बजाय इनको रीपैकेज करके इन्वेस्टर्स को बेचने लगे। नाउ दिस बिकेम मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज और एमबीएस। ऐसे सोचो कि हजारों होम लोन्स को एक पूल में डाल दिया गया हो एंड इन्वेस्टर्स को बोला गया हो कि ये सेफ है और रेगुलर इनकम मिलेगी। एंड द इन्वेस्टर्स आल्सो थॉट दे हैड द पावर ऑफ डाइवर्सिफिकेशन बाय देयर साइड। दे थॉट कि हजारों लोन्स में से अगर एक दो डिफॉल्ट्स हो भी गए तो फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज नोबडी थॉट ऑफ अ मास डिफॉल्ट। अब डिमांड और बढ़ती गई। लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स सब अपना पैसा एमबीएस में पार्क करने लग गए क्योंकि ट्रेजरी बॉन्ड से बेटर रिटर्न था एंड एवरीबडी थॉट कि यूएस हाउसिंग मार्केट कभी कोलैप्स ही नहीं होगी। एज इफ दिस वाज़न्ट इनफ, बैंक्स ने कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ा दी कोलैटरलाइज्ड डेट ऑब्लिगेशंस के थ्रू, यानी कि सीडीओ के थ्रू। सोचो एक वाटरफॉल है जो ऊपर से नीचे तक स्टैक्ड बकेट्स में पानी भर रहा है। सबसे ऊपर वाली बकेट पहले भरती है, इसमें गारंटीड पानी का फ्लो आता है, लेकिन फ्लो थोड़ा धीरे होता है एंड स्टेडी होता है। जब वो फुल हो जाती है, पानी गिरता है मिडिल बकेट में। इसे थोड़ा मिलता है पर बकेट हमेशा फुल नहीं होती। अब जो भी थोड़ा बहुत पानी बचा होता है वो लास्ट बकेट में आ जाता है और कई बार ये बकेट खाली भी रह जाती है, व्हिच मेक्स दिस बकेट द मोस्ट रिस्की बकेट। इसी तरह से रिस्की मॉर्गेजेस को सेफ मॉर्गेजेस के नीचे हाइड करके पैकेज किया गया। चैप्टर 3 हाउस प्राइसेस कोलैप्स। 2006 के बाद बबल फूटने लगा एंड हाउसिंग प्राइसेस गिरने लगे। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब हाउस प्राइसेस गिर गए तो बोरोअर्स अपना लोन रीपे नहीं कर पाए। सब प्राइम बोरोअर्स पहले डिफॉल्ट करने लगे एंड जैसे जैसे डिफॉल्टर्स बढ़े, एमबीएस एंड सीडीओज की वैल्यू कोलैप्स होने लगी। वो बॉन्ड्स जो सेफ समझे जा रहे थे सडनली वर्थलेस लगने लगे। बैंक्स को समझ आया कि जो उनकी बैलेंस शीट में एसेट्स शो हो रहे हैं वो एक्चुअली टॉक्सिक लायबिलिटीज है। चैप्टर 4 डोमिनो इफेक्ट, ग्लोबल मेल्टडाउन। 2007 से 2008 के बीच एक के बाद एक बड़े शॉक्स आए। फरवरी 2007 में एचएसबीसी ने सबप्राइम लॉसेस रिपोर्ट किए। अगस्त 2007 में बीएनबी पारिबास ने इंटरबैंक लेंडिंग इमीडिएटली फ्रीज कर दी। इन सितंबर 2007 नॉर्दर्न रॉक इन द यूके फेस्ड अ बैंक रन। मार्च 2008 बियर स्टर्न कोलैप्स्ड एंड वाज सोल्ड टू जेपी मॉर्गन। जुलाई टू सितंबर 2008 फ्रेडी मैक एंड फैनी मे, द टू जायंट मॉर्गेज गारंटर्स बिहाइंड अ लार्ज शेयर ऑफ अमेरिकन होम लोन्स, वर नेशनलाइज्ड। और फिर आया सबसे बड़ा शॉक, 15 सितंबर 2008 लेमन ब्रदर्स बैंकरप्ट। इसके बाद ग्लोबल पैनिक फैल गया। एआईजी को गवर्नमेंट बेल आउट देना पड़ा। वॉशिंगटन म्यूचुअल फेल हुआ एंड मेरिल सोल्ड इटसेल्फ। स्टॉक मार्केट्स पूरी दुनिया में क्रैश हो गए। बैंक्स ने आपस में ट्रस्ट करना बंद कर दिया। क्रेडिट मार्केट फ्रीज हो गए एंड ग्लोबल ट्रेड भी स्लो हो गया।
चैप्टर 5 इम्पैक्ट ऑन इंडिया। शॉक तो इंडिया को भी लगा। सेंसेक्स जनवरी 2008 के 21,000 से गिरकर अक्टूबर में सिर्फ 8,700 रह गया। ₹39 पर डॉलर से स्लाइड होकर ₹50 के पास चला गया। ओवरनाइट लेंडिंग रेट्स 20% तक स्पाइक कर गए। एक्सपोर्ट सेक्टर्स, लेदर्स, जेम्स, टेक्सटाइल्स बहुत बैडली हिट हुए। लाखों जॉब्स चली गई। लेकिन इंटरेस्टिंगली कोई भी इंडियन बैंक फेल नहीं हुआ, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोलैप्स नहीं हुआ, और इसकी 3 बड़ी वजह थी। लिमिटेड एक्सपोजर। इंडियन बैंक्स ने यूएस सबप्राइम एसेट में इन्वेस्ट ही नहीं किया था। मतलब टॉक्सिक एमबीएस एंड सीडीओज उनकी बैलेंस शीट में ही नहीं थे। दूसरा रीजन है कंजर्वेटिव मॉडल। आरबीआई ने हमेशा स्ट्रिक्ट रूल्स रखे, हाई कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का एक बड़ा हिस्सा सेफ एसेट्स यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पार्क करना पड़ता था। रिटेल डिपॉजिट्स पे ज्यादा रिलायंस, ना कि रिस्की शॉर्ट टर्म फंडिंग्स पे। थर्ड वाज क्विक रिस्पॉन्स। जैसे ही लिक्विडिटी क्रंच हुआ, आरबीआई ने तुरंत एक्शन लिया। रेपो रेट और सीआरआर कट किया, स्पेशल रीफाइनेंस विंडोज ओपन किए एंड फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करके रुपी को स्टेबलाइज किया। और साथ ही गवर्नमेंट ने भी फिस्कल स्टिमुलस दिया, जैसे एक्साइज ड्यूटी कट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग एंड डिमांड रिवाइव करने के लिए पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज किया। 2008 और 9 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 2007 के 9% से गिरकर 6.7% तक आ गई, लेकिन कोलैप्स नहीं हुआ, जबकि यूएस एंड यूरोप में ग्रोथ नेगेटिव हो गई थी। और 2009-2010 तक इंडिया बाउंस बैक कर गया। जीडीपी ग्रोथ वापस से 8.6% तक आ गई। सेंसेक्स भी 17,000 के ऊपर रिकवर कर गया। चैप्टर 6 लेसन्स। 2008 के क्राइसिस ने वर्ल्ड को कई लेसन्स दिए और इंडिया इनमें से कुछ ऑलरेडी फॉलो कर रहा था। क्रेडिट बूम्स आर डेंजरस। अगर लोन्स इनकम से ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं तो सिस्टम वल्नरेबल है। स्टेबल फंडिंग मैटर्स। रिटेल डिपॉजिट्स ज्यादा रिलायबल होते हैं शॉर्ट टर्म बोरोड मनी से। कॉम्प्लेक्सिटी इज डेंजरस। जितना ज्यादा प्रोडक्ट कॉम्प्लिकेट होगा उतना ज्यादा ट्रस्ट क्राइसिस में फेल करेगा। ऑलवेज बिल्ड बफर्स। सनशाइन डेज में ही रिजर्व्स बनाने चाहिए ताकि रेनी डेज में काम आए। एक्ट फास्ट इन क्राइसिस। लिक्विडिटी इज जस्ट लाइक ऑक्सीजन एंड आरबीआई ने ये टाइमली प्रोवाइड करी। वैसे इस क्राइसिस में इंटरेस्टिंगली कुछ लोग ऐसे भी थे जो इकोनॉमी कोलैप्स होने के बावजूद पैसा बना रहे थे। माइकल बरी एंड जॉन पॉल्सन आर टू सच ट्रेडर्स हु मेड बिलियंस ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। दे वर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू ट्रेडर्स जिन्होंने सबप्राइम बबल को पहले ही स्पॉट कर लिया था और उन्होंने टाइम रहते अपने लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। इफ यू वांट टू नो हाउ दे अचीव दिस, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। डेल्टा एक्सचेंज भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के थ्रू आपको डाउनफॉल में भी प्रॉफिट कमाने का मौका देता है। सो स्टार्ट योर ट्रेडिंग जर्नी ऑन डेल्टा एक्सचेंज टुडे। 2008 क्राइसिस दुनिया के लिए एक नाइटमेयर था, लेकिन इंडिया के लिए एक रियलिटी चेक भी। हमारे कंजर्वेटिव फाइनेंशियल सिस्टम्स एंड टाइमली गवर्नमेंट एक्शन ने एक बड़ी डेविस्टेशन को प्रिवेंट किया। और सबसे बड़ी लर्निंग ये है कि फ्लैशी इनोवेशंस एंड इजी क्रेडिट्स के चक्कर में कभी-कभी बोरिंग एंड सेफ पॉलिसीज ही असली हीरो बन जाती हैं। वो कहते हैं ना, बफर्स बिल्ड इन बूम टाइम आर द शील्ड इन क्राइसिस टाइम। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन if you like this video and don't forget to hit the like button and subscribe Delta Exchange. We will meet again with another financial incident to discuss.